हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट डिजिटल साइंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने सीरीज चलाई हुई तो केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है और फिजिक्स हमारी इस वीडियो के बाद है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऑलमोस्ट हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स का जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते थे सारा कुछ डिस्कस किया है। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियोज हेल्पफुल रह रही होंगी। तो आप लोग है ना कमेंट करके बता दिया करो। एक कमेंट से कुछ नहीं होता ज्यादा, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ बच्चों की हेल्प हो रही है, लेकिन आपसे एक कमेंट भी नहीं होता। तो इसीलिए मैंने अब यूट्यूब पे इतना एक्टिव होना भी बंद कर दिया। तो बहुत सारे दिनों के बाद कल वीडियो डाली थी और ये वाली वीडियो आज लास्ट रहेगी डिजिटल साइंस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जितना कंटेंट मैंने डाला है ना, अगर इसको आप अच्छे से करते हो ना तो 30+ आपके मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। और जितना भी मैंने अपने चैनल पे करवाया सारा ही सिलेबस मैंने करवाया है। सिलेबस के बाहर मैंने कोई भी एक पॉइंट अपनी साइड से कोई भी पॉइंट ऐड नहीं किया है। पहले सिलेबस हमने किया एनसीईआरटी से, उसके बाद चैप्टर जो एंड क्वेश्चन होते हैं ना वो वाले भी हम एनसीईआरटी से ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इन वाली वीडियोस को आप अच्छा रिस्पॉन्स अगर देते हो तो फिर हम जो बीच में जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है ना उनकी भी अलग से ले आएंगे, ताकि आपकी जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस है वो हो पाएगी। अदरवाइज तो फिर हम यहाँ पे डिजिटल साइंस को स्टॉप करेंगे। अब जो भी वीडियोस आएगी वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आएगी। तो आज का हमारा इस वाली वीडियो का स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा क्या, ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे डाले हुए हैं। तो जल्दी जल्दी हम इनको डिस्कस करते हैं और देखना। और हाँ एक चीज देखो, सब बोलते हैं कि मैम है ना, कमेंट में इतना कमेंट मिलता है कि 11th 12th का आता है ना, कि 10th तक पढ़ने का क्या ही फायदा है। तो क्या आपको 10th तक आता है? मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपसे ये बताना कि आपसे कितने क्वेश्चन सोल्व होते हैं। कोई भी, इतने बच्चे मिलते हैं, इतने कमेंट आते हैं, क्या कोई भी एक बच्चा है जिसने पूरे क्वेश्चन सोल्व करके देखे हैं और पता लगा कि हाँ मैम हमारे इतने सोल्व हुए? नहीं है ना। तो चीजें हमें पहले खुद से करनी पड़ेगी। देखो कोई भी यूट्यूब चैनल हुआ, कोई भी मैडम हुआ, कोई भी सर हुआ, कहीं से पढ़ लो, जब तक आप अपना नहीं दोगे ना, अपना 100% नहीं दोगे तो नहीं हो पाएगा। तो जितनी वीडियोज मैंने डाली है, क्या आपको 10th के सारे क्वेश्चन आते हैं? कोई भी एक सिंगल ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने ये बताया कि हाँ इतने मैं हमने अटेम्प्ट किए हैं। हमारा ध्यान रहता है वीडियो सॉल्यूशन पे। क्यों देखना है हमें? क्यों ही हम खुद से करके देखेंगे? हमें तो वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, तो हम तो वीडियो ही देख लेंगे डायरेक्ट। तो उस वीडियो से देखने से क्या होता है, आपको लगता है एक बार हमें, आपको क्या, हम सबको लगता है कि हमें लगता है कि हमें वो चीज आ गई है। लेकिन जब खुद के हाथ से सेल्फ से करके देखोगे तो वो चीज आपको नहीं आती है। जब निकाल के देखोगे ना तब मुश्किल लगती है। अदरवाइज वीडियो देखने में तो सबको सब कुछ आसान ही लगता है। जैसे हम एग्जाम दे के आते हैं ना, तो एग्जाम में जो बच्चा एग्जाम में बैठता है ना उसको सारी चीजें डिफिकल्ट लगती हैं। जो बाहर से बच्चा आके उसको पेपर देखेगा ना तो उसके लगेगा कि सारी चीजें आसान है। जब कोई यूट्यूब चैनल उसका सॉल्यूशन करवाता है ना, तो हमें लगता है, उसको जो बाहर वाला बच्चा होता है उसको लगता है कि सारी चीजें आसान है, लेकिन आसान नहीं आती वो बस हमारे को ये लगता है कि आसान है क्योंकि सॉल्यूशन हमें पता है कि हमारे सामने हो रहे हैं। तो ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। अदरवाइज तो यही चीज है कि पहले आप खुद से करके देखा करो। एक भी वीडियो के नीचे किसी भी सिंगल बच्चे का भी कमेंट ये नहीं है। तो ये लगाओ कोई भी अपनी स्टडी को लेके वो नहीं है। देखो कमेंट इतने मिलते हैं कि ये क्लास लाओ वो क्लास लाओ, क्या जो क्लासेज आ रही हैं उनको आप अच्छे से देखते हो? नहीं देखते ना, तो फिर आगे चाहे कितनी भी क्लासेज आ जाए क्या ही फायदा उसका। तो बस ज्यादा देखो ज्ञान देने की मुझे भी नीड नहीं है। जैसे जिसको जो करना होता है ना वो वैसे ही करेगा। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चलो। और वैसे भी अब जो है स्टेट वो नजदीक ही आ रहा है। तो जैसे आपको जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो। हमारा जो चैप्टर रहेगा आज वो रहेगा ग्रेविटेशन का। तो बताना, इस वाली वीडियो में भी बोलती हूँ, मैं तो हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन कोई एक सिंगल बच्चा भी पूरे क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देखता है। जब तक आप खुद सीरियस नहीं होगे तो कोई आपको सीरियस नहीं कर सकता है। ठीक है, वो वाला सीरियस नहीं, पढ़ाई को लेकर सीरियस। ठीक है, तो अब हमारा जो, इसमें भी बताना आप, यहाँ पे देखो 23 22 के अप्रोक्स आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपने बताना कि आउट ऑफ 22 आपसे कितने हो पाए हैं। अगर ये वाले होते हैं ना तो आपसे एग्जाम में भी हो जाएंगे। अगर यही वाले नहीं होते तो कौन एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप 11th 12th है उसकी फिजिक्स को अच्छे से कर पाओगे? कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी। अगर आप 6 to 10 को नहीं पढ़ोगे ना पहले, तो 11th 12th पे जंप करके जाओगे तो नहीं। और बैठे रहोगे कि 11th 12th आता है क्या ही पढ़े, 11th 12th आता है क्या ही पढ़े, तो फिर 11th 12th जो 10th तक आएंगे वो भी नहीं हो पाएंगे। तो फिर तो कोई चांस ही नहीं बचता ना। बाकी चलते हैं, देखो फर्स्ट, आज तो मैंने सारे जो ऑप्शन है ना वो पहले ही ऐड किए हुए हैं क्योंकि फिर टाइम लगता है। और जल्दी जल्दी मैंने पहले ही लिखे हुए हैं। तो वीडियो पे कमेंट करके बता दिया करो कि वीडियो हेल्पफुल हुई है या नहीं हुई है। एक कमेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बाकी बोलती ही रह जाती हूँ मैं, किसी को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, और हाँ, इसकी थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट किए बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस मत लगाना, क्योंकि फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर आपने थ्योरी को पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो कहीं से भी
पढ़ सकते हो आप। वो ये वाली चीज नहीं है कि आपने मेरे चैनल से पढ़ना है, को आप एनसीईआरटी से भी उसकी थ्योरी को पढ़ के आ सकते हो, उसके बाद ये क्वेश्चन लगा के देखना आपसे कितने सोल्व हो पाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। हमने डिस्टेंस को हाफ को रिड्यूस किया है, तो हमने बताना है कि उसके फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में कितना चेंज हुआ है। तो इसके लिए आपको पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला रहता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, देखो ये वाली चीज हमें गिवन ही नहीं है, चेंज किस में किया गया है, आर में चेंज किया, तो आप इसको ऐसे मान के कर लिया करो, पजलिंग नहीं होगी आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो आर है ना उसको हाफ किया गया है। इट मीन्स क्या कि आर के प्लेस पे R/2 पुट किया हुआ है, डाल दो वैल्यू को। तो देखो F इज इक्वल टू, इनमें तो कोई चेंज ही नहीं है, G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो आर के प्लेस पे R/2 आया है, तो R/2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, G m1 m2 और ये आर स्क्वायर, और ये नीचे क्या था, 4 था, तो ये 4 है ना वो ऊपर चला जाएगा ना, तो इसको इरेज करके हम यहाँ पे लिख देते, तो ये वाला 4 है वो ऊपर है आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज तो पहले वाले फोर्स के सेम ही है। तो जैसे अगर हम इसको नए वाला फोर्स एफ डैश माने, ये वाला एफ था, तो एफ डैश है वो किसके इक्वल आएगा, 4F के इक्वल आएगा। तो मीन्स जो हमारा फोर्स है ना वो 4 टाइम है, वो इंक्रीज हो गया है। तो अब हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। फोर्स बिकम्स 2 टाइम्स, की जो फोर्स है वो 2 टाइम बन चुका होगा। फोर्स बिकम्स 3 टाइम्स, फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स, नो चेंज। तो क्या हुआ है, हमारे पास फोर्स है वो 4 टाइम हो चुका है, तो जो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करके देखा करो और फिर बताना कि कितने क्वेश्चन आपसे हो पाते हैं। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो सभी ऑब्जेक्ट पे काम करता है, टू देयर मासेज इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेज, उनके मासेस के प्रोपोर्शन में। वाही देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट, कि जब हम एक हैवी भारी ऑब्जेक्ट को डालते हैं नीचे हाइट से, किसी भी हाइट से, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि जब हम किसी हाइट से किसी चीज को नीचे फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कोई भी चीज नीचे आती है, तो इन्होंने बोला कि हैवी ऑब्जेक्ट है ना वो पहले क्यों नहीं आते लाइट ऑब्जेक्ट से, तो ऐसा क्यों होता है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रखे हैं। तो क्या क्या है देखो, वैल्यू ऑफ जी इज, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर फॉर हैवी ऑब्जेक्ट। जो जी की वैल्यू हैवी होती है, सॉरी ग्रेटर होती है हैवी ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसलिए वो पहले नहीं आता, या वैल्यू से लेस होती है या सेम होती है दोनों के लिए, या तो जो जी की वैल्यू है ग्रेटर होती है लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये आपने पहले बताना है। देखो पहले पहुंच करके खुद से बताना कि कौन सा सही होगा। तो देखो जो वैल्यू होती है ना जी की, वो डिपेंड ही नहीं करती, जो हमारा वो मास है वो उस ऑब्जेक्ट का वो कितना है, किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के उस पर डिपेंड नहीं करेगी। देखो यहाँ पे जब तक हमारे पास एयर का रेजिस्टेंस नहीं होगा। अब एयर का रेजिस्टेंस क्या मतलब क्या है, कि जैसे हम कोई चीज जैसे यहाँ से कोई एक ऊंचाई है, यहाँ से मैंने कोई चीज फेंकी है, तो यहाँ पे जो हमारी इन्वायरमेंट में जो एयर है ना वो इस ऑब्जेक्ट पे एक उल्टी साइड फोर्स लगाएगी, तो उसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो जब तक एयर का रेजिस्टेंस नहीं काउंट करते हम, तो उसके इसको छोड़ के जितना जो वैल्यू ऑफ जी है ना वो इंडिपेंडेंट होती है मास के, इंडिपेंडेंट होती है मास के, तो मास पे डिपेंड ही नहीं है। तो चाहे हैवी ऑब्जेक्ट लो या स्मॉल लो, तो वो तो दोनों सेम ही आएंगे, तो हैवी पहले थोड़ी ना आएगा अगर वैल्यू जी की है वो सेम है। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर बोथ, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने बताना है कि फोर्स कितना रहेगा बिटवीन द अर्थ, एक तो अर्थ है हमारे पास, एक है 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है मास, और अर्थ का मास आपको ये गिवन है, रेडियस आपको ये गिवन है, आपने फोर्स बताना है। तो पहले खुद से कैलकुलेट करना, फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया ही हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके पास। तो इसके लिए आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए। यहाँ पे जी हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m होता है मास, जो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक होता है मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, और r हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। तो सारी चीजें आपके पास गिवन है, तो इजीली आप निकाल सकते हो। तो पहले आपको जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू होती है जी की वैल्यू। जी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6.67 10 की पावर -11 m1 की वैल्यू। एक ऑब्जेक्ट का मास होता है और एक अर्थ का मास हमें गिवन है। तो ऑब्जेक्ट है मास का वो 1 किलोग्राम है और अर्थ का मास है 6 इंटू में 10 की पावर 24। तो वैल्यूज को हम डाल देंगे, 1 है और 6 इंटू में 10 की पावर 24 है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो मास है 1 और एक है 6 इंटू में 10 की पावर 24 है। उसके बाद नीचे क्या है आर स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ अर्थ हमें ये गिवन है 6.4 और 10 की पावर 6 मीटर। तो ये वाली भी आपने याद रखनी है, ये वाली वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ को आप याद रख सकते हो। और ठीक है, ये होती है 640 किलोमीटर में, अगर लेना चाहो तो ये ऐसे याद कर सकते हो। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आप याद कर सकते हो और इसका क्या है स्केड। तो ये वाली वैल्यू जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा किसके इक्वल, 9.8 न्यूटन के इक्वल आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है बी वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन 4 देखो क्या है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कि जो अर्थ और मून होते हैं ना वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है भाई। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर एज द सेम फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट द अर्थ एंड वाही। तो देखो अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है भाई। जो अर्थ है मून को अट्रैक्ट करेगी और मून है वो अर्थ को अट्रैक्ट करेगी। तो हमें ये बताना किसका फोर्स ज्यादा होगा और किसका कम होगा या सेम होगा, और अगर ज्यादा होगा तो क्यों होगा, सेम होगा तो क्यों होगा, और स्मॉल होगा तो क्यों होगा। तो यहाँ पे देखो पहले हम हमारे ऑप्शन क्या है कि अर्थ पे ज्यादा फोर्स होएगा, मून पे ज्यादा होएगा, इक्वल फोर्स होएगा, ये तो सारी चीजें ही हो जाएंगी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो देखो हमारे पास हमें क्या पता होता है कि जो मून होता है, हम मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अगर किसी का भी एक का फोर्स ज्यादा हो जाता, तो अगर अर्थ का ज्यादा हो जाता तो मून अर्थ की साइड नहीं खिसकता, और अर्थ का अगर मून की साइड हो जाता तो अर्थ मून की साइड खिसकती। ऐसा ही होता ना, जिसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जैसे एक रस्सी है, यहाँ पे एक साइड आप खींचो एक साइड मैं खींचूंगी, तो जिस साइड भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो उसी साइड खींचेगी ना। तो सेम चीज यहाँ पे है, अगर इन दोनों में से किसी का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता तो एक चीज फिर दूसरे की साइड खींची चली जाती। लेकिन वो तो हमें पता है कि रिवॉल्व होते हैं एक दूसरे की साइड, तो खिसकते ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि दोनों का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो बोथ है वो इक्वल फोर्सेज। तो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। अगर मून है वो अट्रैक्ट करेगा अर्थ को, वाही डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून। तो यही सेम पहले वाली चीज आ गई ना ये, कि मून अर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो लेकिन जो अर्थ है वो मूव नहीं होती मून की साइड। तो ऐसा क्यों होता है, अर्थ का फोर्स ग्रेटर होता है इसीलिए, या मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है इसलिए, या तो फिर कोई कॉन्सेप्ट फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही इन्वॉल्व नहीं हुआ होता, या तो बोथ है वो सेम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो सेम चीज हम पहले पढ़ के आए हैं कि दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम रहता है। तो इसीलिए ना तो अर्थ है वो मून की साइड मूव होती है और ना ही मून है वो अर्थ की साइड होता है। तो क्वेश्चन 5 का आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स पे हमने इफेक्ट बताना, अलग अलग कंडीशन दी गई है। पहले मास को डबल किया गया है, उसके बाद डिस्टेंस है ना तो दो ऑब्जेक्ट का वो एक बार डबल किया गया है, एक बार ट्रिपल किया गया है। उसके बाद द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास है वो डबल किया गया। तो आपके पास मैंने ऑप्शन डाले हैं, पहले खुद से करके देखना है। देखो 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, चारों ऑप्शन में से एक इसका है 1 वाला है ना जो, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा इस वाले पार्ट का 2, और एक इसका बनेगा 3 और इसका एक 4। तो आपने बताना है कि ए 1 वाले का होएगा, 2 वाले का होएगा, 3 वाले का होएगा, 4 वाले का। तो ऐसे एबीसीडी करके 4 ऑप्शन है, 4 ऊपर है। तो ऐसे करके आपने इसको बताना है। तो इसको मिटाओ, देखो इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो जल्दी हम देखते हैं, हम सारी चीजें पहले आपने खुद से करना है। हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मास है ना, देखो क्या फर्स्ट कंडीशन, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो हमने मान लिया कि m1 को हमने 2m1 लिख दिया क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट का मास डबल हुआ है। तो F क्या हो गया, जी m1, m1 के प्लेस पे 2m1 और m2 बाई r2। तो नई वाला फोर्स हमारे पास ये बन गया F डैश। तो F डैश क्या हो गया, 2 जी m1
m2/r²। इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, ये वाला f। तो जो फोर्स है वो कितना हो गया, पहले वाले फोर्स के 2 टाइम हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया। तो देखो कौन से में है, फोर्स इंक्रीज 2 टाइम्स। तो जो डी ऑप्शन है ना, ये किसके लिए हो जाएगा, ए वाले के लिए हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या दिया गया है कि डिस्टेंस है वो डबल हुआ है और ट्रिपल हुआ है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो डिस्टेंस है वो डबल हुआ है। तो देखो फोर्स है और ये देखो Gm1 m2/r²। अगर मैंने डिस्टेंस को डबल किया है तो मीन्स क्या, आर के प्लेस पे 2r किया है, तो रख देंगे सिंपल Gm1 m2, और आर के प्लेस पे 2r किया तो 2r²। तो Gm1 m2 और ये हो जाएगा 4r²। तो ये पहले वाला फोर्स है, तो इसमें ये वाली 1/4 टर्म ऐड हुई है। तो ऐसे आपने पजल नहीं होना, देखो 1/4 हुआ, इट मीन्स क्या, ये कम हुआ है। पहले अगर कोई चीज 100 थी, अगर मैंने उसका 1/4 किया तो वो 25 हो गई, कम हुआ है ना। तो फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम है वो रिड्यूस हो गया। तो फोर्स है वो 4 टाइम है वो रिड्यूस हो गया। तो फोर्स रिड्यूस्ड 4 टाइम्स, तो आपका बी वाले का ये हो जाएगा, टू वाले का ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि इसी वाले फोर्स को हम ट्रिपल करें, तो देखो इसको हम ट्रिपल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो जो फोर्स है वो कितने टाइम रिड्यूस हो गया, 9 टाइम रिड्यूस हो गया। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड वाले का। उसके बाद लास्ट क्या है, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, दोनों ही ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया गया है। तो एफ क्या था, Gm1 m2/r²। एम के प्लेस पे भी 2m1, m1 के प्लेस पे भी 2m, और m2 के प्लेस पे भी 2m2, दोनों का मास है वो डबल किया गया है, इसलिए डिवाइड/r²। तो 2 2 जा 4, तो 4 बाहर आया, तो Gm1 m2/r²। तो ये वाली चीज पहले वाले फोर्स के इक्वल है। तो अब की बार फोर्स क्या है, 4 टाइम हुआ है वो इंक्रीज हुआ, तो ये वाला किसके लिए हो जाएगा, थर्ड वाले के लिए। बस आपने ये ध्यान देना, देखो इस वाले फॉर्मूले से आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, ये वाला फॉर्मूला है ना, कि जब भी हम मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स है वो इंक्रीज होएगा, और जब भी हम इसको बढ़ाएंगे, जो हमारे पास जो रेडियस होती है ना या डिस्टेंस होता है, इसको बढ़ाएंगे तो फोर्स है वो डिक्रीज होएगा, क्योंकि ये दोनों आप चीजें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स और रेडियस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। और मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, मास घटाएंगे तो फोर्स घटेगा। तो ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये दोनों चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको ये सारा क्वेश्चन है वो करवा दिया। उसके बाद क्वेश्चन 7, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, क्या क्या बताता है ये हमें, है ना। तो देखो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड मून, जो मोशन होता है अर्थ का वो मून की अराउंड वो बताती है, या मोशन ऑफ मून बताती है अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ प्लानिट बताती है अराउंड सन, और ये मोशन ऑफ सन बताती है अराउंड प्लानिट। अभी आपको ये क्वेश्चंस लगेंगे कि बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे ना तो यही क्वेश्चन पजल हो जाते हैं, और जल्दी जल्दी में आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं। जो नहीं आता ना उस पर तो कोई डाउट ही नहीं होता, आते हुए गलत होते हैं, अफसोस तो तब होता है। तो देखो क्या बताता है, मोशन ऑफ मून बताता है अराउंड अर्थ, तो हमारा एक तो ऑप्शन बी है वो सही होगा। और एक क्या है, मोशन ऑफ प्लानेट नहीं होता, सॉरी मोशन ऑफ सन नहीं होता प्लैनेट्स का, तो ये वाला नहीं होता। मोशन ऑफ प्लानेट होता है अराउंड द सन, तो बी और सी हमारा सही हो जाएगा। तो बी और सी हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो एक्सीलरेशन, जो फ्री फॉल का एक्सीलरेशन है वो क्या रहता है, 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.8 मीटर पर सेकंड, 9.8। अगर आपने थ्योरी वाले पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट किया है तो ये वाली चीज, ये वाली वैल्यू सबको याद होती है। ये कितनी वैल्यू होती है हमारे पास, 9.8 होती है। तो आपका क्वेश्चन 8 का हमारे पास ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ये वाली वैल्यू सबको याद होती है, और जब भी न्यूमेरिकल हमने करने होते हैं तो इसकी वैल्यू को हम 10 मान के चलते हैं, ताकि हमारी जो वैल्यूज है वो सही आ जाए। अगर वैल्यूज में ऑप्शन में अगर ज्यादा डिफरेंस दिया हो ना, तो फिर हम इसको 10 लेके सोल्व करते हैं। उसके बाद देखो क्या है, वट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। कि हम जब ऑब्जेक्ट है हमारा और ये हमारी अर्थ है, इनके बीच के जो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम उस क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, मास बोलेंगे, वेट बोलेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं इतने इजी भी। तो सारी चीजें आपने लेके चलनी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लेके चलोगे, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, वेट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 10, क्या देखो, अमित buys few grams of gold at the polls as per instruction one of his friend। अर्थ है हमारे पास, जो अमित होता है ना वो क्या करता है कि पोल पे गोल्ड बाई करता है, पोल पे गोल्ड बाई करेगा।
और उसके बाद क्या है, ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स एट हिट इक्वेटर। वो अपने एक दोस्त को सेम गोल्ड देता है, लेकिन इस बार कहाँ पे, वो इक्वेटर पे है। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बोट। तो क्या अमित को जितना वेट बोला गया था ना, मान लिया हमने एग्जाम्पल के लिए बोला कि हमने 10 ग्राम अमित वो लेके आया है, लेकिन वो कहाँ पे उसने बाई किया, पोल पे बाई किया है, ठीक है। और जब वो देने आया ना तो इक्वेटर पे आ चुका था, तो उसने 10 ग्राम है वो दिया होगा, लेकिन आपने बताना है कि जो वो वेट होगा ना वो क्या रहा होगा। विद द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बोट। तो क्या जो फ्रेंड है वो मानेगा कि जो 10 ग्राम मैंने अमित को बोला था कि उसने 10 ग्राम ही वो लेके आया है, तो वो नहीं मानेगा। तो क्यों नहीं मानेगा, वैल्यू, और इन्होंने हिंट दी है कि वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन द इक्वेटर। तो जो वैल्यू होती है ना जी की, वो ग्रेटर होती है पोल्स पे देन द इक्वेटर। तो ये वाली चीज यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। तो बताओ, देखो वोट वेट है गोल्ड का वो इंक्रीज हुआ मिलेगा, वेट है वो जब वो अपने दोस्त को देगा, और वेट है वो गोल्ड का डिक्रीज हुआ मिलेगा, या तो वेट है वो सेम ही रहेगा, या तो इनमें से कोई चीज नहीं होगी। तो आपने बताना है ऐसा क्या रहा होगा। तो देखो, इन्होंने ऑप्शन में हिंट दी है हमें कि जो ग्रेटर ये जी है ना, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है कि जो जी है वो कहाँ पे ज्यादा है, पोल्स पे ज्यादा है। तो इन्होंने ये वाली चीज है हमें हिंट दी गई है, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स। क्या फायदा हुआ हमारा इसका, हिंट का कुछ तो यूज लेके आएंगे। तो हमें पता है कि डब्ल्यू होता है एम जी के इक्वल। तो यहाँ पे देखो, वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है तो उसका वेट भी ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे वेट भी क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो जब वो 10 ग्राम था ना, 10 ग्राम था पोल्स पे, तो जब वो इक्वेटर पे आया तो वहां पे जी कम हो गया, जी कम हो गया तो वेट भी उसका कम हुआ होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 10 ग्राम से कितना कम हुआ स्पेसिफिकली, लेकिन वो लेस देन 10 ग्राम हुआ होगा। तो उसका दोस्त क्यों मानेगा, देखो उसने उसको बोला 10 ग्राम लेके आना, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ ना, इतने ग्राम लेके आना, लेकिन वो तो पोल्स पे, तो उसकी बात उसने सही था, वो भी सही था ना अपनी जगह, पोल्स पे वो इक्वल इतना वेट उसने मेजर किया। लेकिन जैसे ही वो इक्वेटर पे आया, तो जी की वैल्यू कम होने की वजह से जो उसका वेट है वो भी लेस देन 10, जो भी उसने बोला था उससे हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो वेट है वो गोल्ड का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जब वो पोल से इक्वेटर पे आएगा। तो आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 11, वाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्प्ड इनटू ए बॉल। कि हमारे पास एक तो शीट ऑफ पेपर है, और एक हमने उसकी ऐसे करके बॉल बना दी है। तो जो पेपर है ना वो स्लोप फॉल करेगा एक बाल की बजाय। ऐसा क्यों होता है, बाल हैज लेसर सरफेस एरिया, कि जो बाल का सरफेस एरिया कम होएगा। पेपर हैज लेसर सरफेस एरिया, पेपर का सरफेस एरिया कम होएगा। बोथ हैव सेम सरफेस एरिया, दोनों का सरफेस एरिया सेम होएगा, या ऑल ऑफ दिस। तो आपने बताना इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखो मैं बताती हूँ, हमारे पास एक है पेपर और एक है बोल। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास एयर का रेजिस्टेंस होगा, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो एयर है वो इसको अपोज करेगी। तो अगर ये नीचे की साइड आएगा तो इसको देखो, पेपर पे इतना ज्यादा सरफेस एरिया है तो इसको अपोजिशन इतने एरिया से मिलेगा, और ये बोल है इसको अपोजिशन इतने एरिया से मिलेगा। तो अपोज किसका ज्यादा होगा, पेपर का ज्यादा होगा। पेपर का ज्यादा होगा तो पेपर है वो बाद में आएगा किसे, बोल से। जब किसकी बात है ये, जब हम एयर के रेजिस्टेंस को मान रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जो पेपर है ना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से उस पे एयर का रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा लगेगा, कि एयर है वो ज्यादा अपोज करेगी उसको, और इसको कम अपोज करेगी, तो ये पहले नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि बाल हैज लेसर सरफेस एरिया। तो सही बात है कि बाल का सरफेस एरिया लेसर है। पेपर हैज लेसर सरफेस एरिया नहीं, बोथ है सेम नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं। उसके बाद क्वेश्चन 12, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज द स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना मून पे, वो अर्थ के 1/6 टाइम होता है, अर्थ के 1/6 टाइम होता है, ठीक है। वट इज द वेट ऑफ इन न्यूटन ओवर 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून और अर्थ। मून पे बताना है और अर्थ पे बताना है, ठीक है। तो बता देंगे हम, देखो हमारे पास डब्ल्यू क्या है, किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है। और जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 9.8 होती है। तो एक बार हमने किसके लिए बताना है, मून के लिए बताना, और एक बार अर्थ के लिए बताना। दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो मून है ना वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 हो चुका होगा, और ये वाली वैल्यू किसके लिए है, अर्थ के लिए है। तो अब यहाँ से देखो डब्ल्यू हमने निकालना है। मास कितना गिवन है, देखो ऑब्जेक्ट का मास है 10 किलोग्राम गिवन,
तो 10। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे कितना हो जाएगा, मून पे जो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था ना उसका 6 बाई टाइम हो जाएगा, 1/6 टाइम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो मून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होएगा वो 1/6 टाइम होएगा अर्थ का। तो अर्थ पे अगर इतना होता है तो मून पे कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू में 98/60, ये ऐसे कटेगा, और जब इसको इस पे काटोगे हो जाएगा 16.34 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखो अर्थ पे तो सिंपल है, एम जी है तो एम 10 है और जी 9.8 है, तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन। तो देखो मून पे कितना है ये वाला, और अर्थ पे कितना है ये वाला है 98 न्यूटन। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने सेम दिए, देखो ऑप्शन तो इनमें से ही आना है, इनमें से ही, ये दोनों तो गलत हो गए। अब यहाँ पे पजलिंग क्या, देखो पहले मून लिखा है ना, तो ये वाला ऑप्शन मैंने स्पेशली ऐड किया है, क्योंकि पहले मून लिखा तो पहले आपने मून का ही जवाब देना है। तो मून के लिए कितना आया था हमारा 16.34 न्यूटन, तो आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी में हम निकाल भी लेते हैं, हमसे गलती क्या होती है कि हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे और आगे चलेंगे। तो ऐसी गलतियों को आपसे बचाना है, जो सिली मिस्टेक होती है ना उनको नहीं करना है हमने। तो पहले हम देखेंगे कि मून का पहले पूछा हुआ, तो हम ऑप्शन बी को मार्क करेंगे, ना कि ऑप्शन ए को। उसके बाद क्वेश्चन 13 सॉरी स्लाइड 15 है। ए बाल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एक बाल है उसको ऊपर की साइड फेंका गया है इतनी वेलोसिटी से। तो हमें क्या बतानी है, मैक्सिमम हाइट बतानी है, और बताना है टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ अर्थ, और कितना टाइम लेगी वो वापस अर्थ तक आने के लिए। तो अगर आपको देखो ये वाला चैप्टर अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के आए हो ना तो ही कर पाओगे इस क्वेश्चन को, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो जो चीजें हमें दी गई है हम पहले वो लिखते हैं। देखो एक बाल है उसको ऊपर फेंका गया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो गई, यू कितनी हो गई 49 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देखो हमें नहीं पता वो कहाँ तक गई है, तो एक टाइम पे आके हमें मैक्सिमम हाइट नहीं दी है, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके एक बार वो क्या करेगी, बोल है हमारे पास रुकेगी। रुकेगी तो क्या होगा, उसकी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमारे पास जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो क्या होती है, वी स्क्र माइनस यू स्क्र और 2as। तो वहां पे हमने एक्सेलरेशन यूज किया था, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के प्लेस पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करेंगे, बस इतना डिफरेंस होता है। तो हम मैक्सिमम हाइट है एस हमने निकालना, निकाल देंगे इजीली। जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन ये कब होती है, जब हम चीज है हमारे पास ऊपर से नीचे आती है, लेकिन अब हमने चीज को ऊपर फेंका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, बस सारी वैल्यू आ चुकी है, डाल दो। v की वैल्यू हमारे पास 0 है, और माइनस में u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 49 है, तो 49 का स्क्वायर। टू g की वैल्यू कितनी है माइनस की 9.8 है, और s की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये हो जाएगा 49 इंटू में 49, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई, ये 2 इधर आया, और ये देखो माइनस से ये वाली एक मिनट, ये वाली माइनस से ये वाली माइनस है वो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा 9.8 नीचे आया, और ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो डिस्टेंस आएगा, एस को आप हाइट से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने हाइट बोला है ना, तो ये पजल मत होना। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो आप इसको एच से भी रिप्लेस कर सकते हो, इसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये वाली वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 122.5 मीटर, 122.5 मीटर। तो हमारे पास एक ऑप्शन हमारा एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, देखो ढूंढ दो इस पे 122.5 मीटर, तो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। और अब हमें क्या बताना है, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न। देखो हमने एक बॉल फेंकी है ऊपर, हमने एक बॉल फेंकी है ऊपर, तो वो ऊपर गई और नीचे आई, तो जब वो ऊपर गई तो हम बोलते हैं असेंडिंग, असेंड, टाइम ऑफ असेंड, वो ऊपर चढ़ने का टाइम। नीचे आई तो टाइम ऑफ डिसेंड बोलते हैं, ठीक है। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, तो पहले हम एक टाइम निकाल देंगे, उसका डबल कर देंगे, क्योंकि जितना टाइम वो जाने में लेगी उतना ही टाइम फिर वो नीचे आने में भी लेगी। तो हमारे पास इक्वेशन होती है मोशन की, फर्स्ट इक्वेशन होती है v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे हमने a को किससे रिप्लेस करना है, g से रिप्लेस करना है। तो v की वैल्यू यहाँ पे 0 है, a की वैल्यू 49 है, और यहाँ पे ये माइनस 9.8 है इंटू में t है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 49 और ये 9.8 इंटू में t। तो t किसके इक्वल आया, इसके नाम की 0 गई, पॉइंट के नाम के ऊपर 0, और ये 9.8, तो इसको काटोगे तो ये 5 पे कट जाएगा। तो ये तो टाइम आ गया हमारे पास ऊपर जाने का, लेकिन वो नीचे आने में भी सेम टाइम लेगी। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम जाने के लिए 5 और टाइम आने के लिए 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम हो गया 10 सेकेंड। तो इसलिए जो हमारा टोटल टाइम हो गया वो कितना हो गया, 10 सेकेंड हो गया। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। एक स्टोन है वो ऊपर से फेंका गया है कि 19.6 मीटर की हाइट से, हमें बतानी है उसकी वेलोसिटी की, ग्राउंड को टच करने से पहले हमें उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो अब देखो ये वाले क्वेश्चन पहले आपने खुद से सोल्व करने, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको खुद से निकाल के देख के फिर करना, क्योंकि ऑप्शन बनाने का मेरा एक ही मोटिव रहता है, मैं विदाउट ऑप्शन जल्दी जल्दी आपको करवा सकती थी, मुझे भी टाइम लगता है देखो ऑप्शन लिखने में। तो अगर आपको ये है ना कि सही में ही हमने तैयारी करनी है तो पहले खुद से करके देखना, नहीं तो फिर ऑप्शन का क्या ही बेनिफिट होगा। तो इसीलिए ठीक है। तो देखो क्या क्या वैल्यूज दी गई है, पहले ये लिखो। ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, तो टॉप ऑफ टावर से स्टोन हमने रिलीज किया है ना, तो पहले जो देखो इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी रही होगी, तो वो क्या रही होगी, जीरो ही रही होगी, क्योंकि पहले तो हमने रेस्ट पे लिया हुआ था ना वो जो स्टोन है, उसके बाद नीचे फेंका हुआ है वो, तो यू हमारे पास हो गई जीरो। वी फाइनल वेलोसिटी टचिंग ग्राउंड से पहले हमने निकालनी है। उसके बाद हाइट हमें गिवन है कितनी, 19.6 मीटर। अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के आए थे क्या, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से हमें रिप्लेस क्या करना था, यू स्केयर और 2 वी एच रिप्लेस करना था। तो v की वैल्यू हमने निकाल रहे हैं, यू की वैल्यू जीरो हो गई तो मैं लिख नहीं रही 2, और यहाँ से देखो नीचे की साइड आ रही है तो माइनस भी नहीं आएगा 9.8। और डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 19.6, ठीक है 19.6। तो जब इस वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो ये 384.16 आएगी, और जब इसका v की वैल्यू निकालोगे तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा 384.16। तो अप्रोक्स जब आप इसका निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड ही वो आपका आ जाएगा। तो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो देखो ऐसे हमने निकालना था, बस इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हमने इसको निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन 15, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली। ए स्टोन, देखो ऐसे करके देखो इक्वेशन ऑफ मोशन भी इन्होंने ग्रेविटेशन में ही ऐड कर दी, तो एक यूनिट भी अगर आपने नहीं की है, तो अगर आपने फॉर्मूले ही नहीं पता होगे तो आप नहीं लगा पाओगे फिर इनको। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस। जी की वैल्यू हमें गिवन है, देखो जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं हम न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि वैल्यूज निकालना सही हो जाता है फिर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, तो हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है जहाँ पे स्टोन गया होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट बतानी है और टोटल डिस्टेंस बताना। तो ये वाले आपके ऑप्शन है, पहले खुद से करो। पहले मैक्सिमम हाइट का ऑर्डर दिया गया है, देन आपका डिस्प्लेसमेंट दिया गया और देन आपका डिस्टेंस दिया गया है, तो आपने बताना है, ठीक है। स्टोन है वो वर्टिकली फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 40 मीटर पर सेकंड गिवन है, जी की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ से देखो इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन, तो जब अपना स्टोन है वो मैक्सिमम हाइट पे जा चुका होगा ना, तो वो रेस्ट पे आएगा एक बार, फिर वापस आएगा एक टाइम, एक किसी भी एक टाइम इंटरवल के लिए वो रेस्ट पे आएगा तभी नीचे आएगा ना, तो वी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन अभी पढ़ के आई है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2gh, तो 2as के प्लेस पे 2gh होता है, ठीक है। हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है, h की वैल्यू बतानी है, तो जीरो माइनस में u की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 40 का स्क्वायर। और जी देखो वैसे तो 10 वैल्यू दी गई है ना, तो ये बस आपको पजल के लिए दी गई है, क्योंकि जब हम चीज को ऊपर फेंकेंगे ना तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो इसको आपने लेना है 2 और माइनस में 10, और h की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा माइनस के 40 मल्टीप्लाई में 40, और ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू में 10 इंटू में h। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये जीरो से जीरो कैंसिल और ये 2 2 जा, तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 80 मीटर आ गई। तो h की वैल्यू 80 मीटर आ गई, तो ये वाले दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही गलत हो गई, क्योंकि 80 मीटर आई है। अब हमारे पास क्या है देखो, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर हमने स्टोन को ऊपर फेंका है, स्टोन ऊपर फेंका है और फिर स्टोन है वो ऊपर से नीचे हमारे पास आ चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं कि टोटल चेंज कितना हुआ है। तो यहाँ पे स्टोन यहाँ से हमने फेंका था, यहीं पे हमारे पास आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रही होगी, जीरो रही होगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई हमारे पास, तो जीरो हो गई। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस बताना, टोटल डिस्टेंस। तो देखो यहाँ से हमने निकाल लिया कि हमारा स्टोन था, यहाँ से हमने फेंका, तो मैक्सिमम हाइट हमने निकाली वो कितनी है, 80 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 80 मीटर वो पहले ऊपर गया है और इतना ही फिर 80 मीटर ही वो नीचे आया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, 80 ऊपर गया 80 नीचे आया, तो 80 प्लस 80 160
मीटर हो गया, ठीक है। 80 + 80 160 मीटर हो गया। तो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 18, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बताना है, फॉर्मूला हमारे पास है। जैसे वैल्यू जो चीजें आपको आती है ना एकदम से लिख लिया करो। मास ऑफ अर्थ हमें गिवन है, सन का मास हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है, क्या ही फर्क पड़ेगा, सारी वैल्यूज तो हमें गिवन है ना। जी की वैल्यू गिवन है, देखो जी की वैल्यू यहाँ पे भी नहीं गिवन है, तो जी की वैल्यू को आपने याद रखना है। 6.67 10⁻⁻11, 6 7 10 की पावर, हाँ यही होती है। उसके बाद m1 की वैल्यू क्या है, 6 इंटू में 10⁻24। m2 की वैल्यू है 2 इंटू में 10⁻30। और देखो अब मैं इतना मानती हूँ कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन करे हो ना तो इन वाली वैल्यूज को आप इजीली सोल्व कर सकते हो, तो इसलिए मैं आपके भरोसे छोड़ती हूँ। अगर आप नहीं करते तो फिर देखो आपका ही लॉस है 11 और इसका स्क्वायर। तो जब आप इस वाली वैल्यू को सोल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू किसके अप्रोक्स आएगी, 3.56 10⁻22 न्यूटन। तो हमारे पास देखो 3.56 और 10⁻22 न्यूटन। तो आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17 सॉरी स्लाइड 19 है, पता नहीं क्यों स्लाइड देख लेती हूँ। A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground। हम एक उस पे खड़े हैं, एक स्टोन तो ऊपर से हमने फेंका, सेम टाइम पे एक स्टोन हमने नीचे से फेंका है। तो हमने बताना कि ये स्टोन कब मीट हुए होंगे। देखो कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन मीट। हमने इसकी वेलोसिटी हमने दी गई है, हाइट दी गई है और वेलोसिटी दी गई है कि जिससे हमने नीचे से स्टोन ऊपर फेंका ना, वो वाली वेलोसिटी दी गई है। हमने बताना है कि वो दोनों स्टोन कब मिले। अब ये क्वेश्चन 17 है, मैं आपको देखने नहीं आ रही, लॉयल्टी ऑनेस्टी के साथ आपने बताना किसने क्वेश्चन से ये 17 हो पाया। अगर आप क्वेश्चन 17 को विदाउट एनी हेल्प कर लेते हो ना, तो मान लो कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। और अगर आपने क्वेश्चन 17 को विदाउट एनी हेल्प नहीं किया तो मान लो कि आपको रिवीजन की बहुत सारी आवश्यकता है और टाइम है अभी, तो आप रिवीजन कर सकते हो। अब टोटली आप पे डिपेंड है, तो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम दो कंडीशन मानते हैं, एक तो हमने ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर, ठीक है। तो देखो ऊपर से नीचे हमने फेंका तो पहले हम स्टोन को पकड़े हुए थे, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो हमारी इनिशियल वो थी वेलोसिटी थी वो 0 रही होगी, सही बात है। और यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे को दी गई है कितनी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखो अब है जो ये हाइट है ना, ये वाली जो टोटल हाइट है उसको हमने मान लिया 100 है, वो माना क्या 100 ही गिवन है। तो हमने क्या मान लिया कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ऊपर से नीचे आने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, एक्स मीटर किया होगा। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना बचेगा फिर 100 माइनस एक्स मीटर बचेगा, सही बात है ना। इसकी पहले हमने ऊपर स्टोन को पकड़ा हुआ था, रेस्ट पे था, तो वो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई इनिशियल। लेकिन इस वाले को जब नीचे से ऊपर फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी ये वाली गिवन है। उसके बाद डिस्टेंस है, हमने मान लिया कि ऊपर वाला डिस्टेंस है वो एक्स मीटर आया होगा। तो ये वाला कितना हो गया, टोटल हाइट 100 है तो ये 100 माइनस एक्स मीटर हो गया, ठीक है। और टाइम हमारे को गिवन नहीं है तो हम टाइम मान लेते हैं कितना, टी ही मान लेते हैं। तो दोनों पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है हमारे पास, S इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 जी टी स्क्र। तो लगाओ देखो S है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना कवर किया है, S होता है डिस्टेंस, तो x इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है तो ये वाली टर्म है वो 0 हो चुकी है, ये वाली जो टर्म है वो 0 हो चुकी है। उसके बाद हाफ, अब ऊपर से नीचे आ रहा तो जी की वैल्यू हम पॉजिटिव ही लेंगे, जी की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, और टी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 t स्क्र, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है 100 माइनस एक्स है। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो u की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पे अब की बार 25 और 1/2। अब यहाँ से देखो g की वैल्यू है अब की बार क्या है, नीचे से ऊपर फेंका है तो अपोजिट फेंका है ना, तो -10 आएगी और t उसके, तो ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 25 माइनस में 5 t स्क्र। तो यहाँ पे x और x की वैल्यू को इक्वल रख सकते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू बनाओ तो x को हम उधर लेके गए और बाकी सारी वैल्यूज को x को उधर लेके जाओ बाकी इधर लेके आओ। तो 100 माइनस में 25 प्लस में 5 t स्क्र इज इक्वल टू x हो जाएगा।
ठीक है। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, ये क्या है 5, 25 के साथ क्या लगा हुआ है, u के साथ। देखो ut था ना हमारा फॉर्मूले में, ut था तो हम t को स्किप कर गए, तो देखो ut, तो 25t हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू, एक x की वैल्यू ये आई है और एक x की वैल्यू ये आई है, दोनों को इक्वल डाल दो। तो कैसे, 5t स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 100 माइनस में 25t प्लस में 5t का स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर से 5t कैंसिल हो जाएगा, ये 25t है वो इधर आएगा, ये हो जाएगा 100, तो t हो जाएगा 100/25, तो ये 4 सेकेंड। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से टाइम कितना आया हमारे पास, 4 सेकेंड आया, कि जो हमारा स्टोन है वो 4 सेकंड के बाद मिलेगा, तो 4 सेकंड के बाद मिलेगा, तो इतना हमें पता चल गया। तो 3 वाला तो देखो ऑप्शन गलत हो गई हमारे पास, तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया, तो ए होगा या तो डी होगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने बताना कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो अब यहाँ से देखो, हमने स्टोन को यहाँ से ऊपर फेंका है और एक स्टोन है वो नीचे आ रहा है, तो 3 सेकंड उसको जाने में लगे हुए, क्योंकि टाइम, क्या बोल रही, सॉरी, देखो इसको छोड़ दो एक बार, पता नहीं क्या बोल दिया। यहाँ से देखो टी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या थी, 5t स्क्वायर, तो 5 यहाँ पे हो गया, टी कितना है 4 इंटू में 4 है, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। तो 80 मीटर हो गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास 80 मीटर हो गई। अब टोटल डिस्टेंस कितना था, यहाँ से वापस लिखते हैं, देखो यहाँ से बचल बचल हो गई है, तो यहाँ से हमारे पास टोटल डिस्टेंस था 100 मीटर, और हमने माना था कि x ने कितना डिस्टेंस कवर, ये वाला जो ऊपर वाले स्टोन ने डिस्टेंस कवर किया था वो कितना था, x मीटर था, हमने ये माना था। तो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना बच गया, फिर 80 मीटर बच गया, क्योंकि x की वैल्यू, x की उल्टा लिख दिया मैंने, ये वाला था x मीटर और ये वाला था 100 माइनस में x मीटर वाला डिस्टेंस। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 80 आई है, तो ये आएगी 100 माइनस में 80, तो ये क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो ये वाला अगर ग्राउंड है हमारा, तो इससे कितने मीटर अबव हाइट पे मिले होंगे, ये 20 मीटर पे मिले होंगे, क्योंकि टोटल है वो 100 थी, ऊपर से नीचे आने वाले को हमने x माना था, नीचे से ऊपर जाने वाले को हमने 100 माइनस x माना है। तो ऐसे करके हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो कितने हाइट होगी, 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड होएगी, तो 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड होएगी, तो आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने करना था। तो अगर आपने ये क्वेश्चन आप खुद से किया है ना, तो फिर मान लो कि आप एग्जाम में आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अदरवाइज तो फिर अगर आपको 10th के नहीं आते और समस्या आपको 11th 12th की हो रही है तो क्या ही बताएंगे। क्वेश्चन 18 देखो, ए बाल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकंड, एक बाल है वो ऊपर फेंकी गई, रिटर्न हो जाती है, जिसने फेंकी है उसके पास 6 सेकंड में। तो हमें उसकी वेलोसिटी बतानी है, उसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है और उसकी पोजीशन बतानी है 4 सेकंड के बाद। तो यहाँ से देखो क्या है कि एक बाल है उसको ऊपर फेंका गया है और 6 सेकंड के बाद उल्टे आई, एक बाल है हमने यहाँ से इसको ऊपर फेंका, तो वो एक हाइट तक गई होगी, उसके बाद वो नीचे आई, तो टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम इन्होंने दिया है हमको 6 सेकंड दिया है, लेकिन 3 सेकंड, 6 सेकंड है, तो जितना टाइम उसको जाने में लगा होगा उतना ही टाइम उसको आने में भी लगा होगा नीचे, है ना। तो 3 सेकंड हमने मान लिया उसको जाने में लगे हैं और 3 सेकंड उसको आने में लगे हैं, तभी टोटल जो टाइम है वो 6 सेकंड हुआ होगा। तो यही चीज, एक तो ये वाली चीज हो गई। उसके बाद पहले हमने बताना है कि जो वेलोसिटी बतानी है जिसके साथ उसको फेंका गया, तो यू की वैल्यू हमने बतानी है जिस वेलोसिटी के साथ फेंका। अब देखो हाइट पे जाने के बाद जो हमारी बॉल है ना, हाइट पे जाने के बाद तो जो हमारी बॉल है वो रेस्ट पे आई होगी और एक बार एक किसी भी टाइम इंटरवल के लिए और फिर वापस आई होगी। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या कहती है, u माइनस वी इज इक्वल टू AT होता, लेकिन यहाँ पे हम GT लिखेंगे। तो ये वाली वेलोसिटी हमने बतानी है। अब वो रेस्ट पे आई होगी तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो फर्स्ट सोल्व करें है ना, तो v की वैल्यू 0 हो गई, तो u और g की वैल्यू क्या होती है 10, और t की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा। वापस चलते हैं। अब हमें बतानी है मैक्सिमम हाइट, तो एस देखो हम कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला सेकंड के लिए हम क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी,
प्लस में हाफ 80 स्क्वायर होता है तो GT स्क्वायर हम ले लेंगे। H मैक्सिमम हाई की डिस्टेंस को हम मानते हैं। U की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 30, टाइम की वैल्यू कितनी है 3, 1/2। और यहाँ से देखो जी की वैल्यू है, अब हमने इसको ऊपर फेंका है ना, ऊपर कितनी हाइट तक वो गया होगा, तो ऊपर अगर हमने भेजा है उसको, अपोजिट डायरेक्शन में हमने उसको भेजा है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी -10 हो जाएगी। तो -10 और 3 इंटू में 3 का 3 का स्क्वायर आएगा तो 2 बार लिख दिया तो हमने 5। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 90, और माइनस में ये हो जाएगा 3 3 जा 9 4 जा 45, तो ये कितना हो जाएगा 45 मीटर हो जाएगा। तो कितना हुआ डिस्टेंस आपका 45 मीटर। तो 45 मीटर तो ऑप्शन ए में ही है, देखो 45 मीटर। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। उसके बाद हमने बताना कि उसकी पोजीशन है वो 4 सेकंड के बाद कहाँ रही होगी। तो देखो ऊपर के बिहाफ पे हम बताएंगे, ऊपर वाले के बिहाफ पे हम बताएंगे कि उसकी पोजीशन देखो, हमने यहाँ से बॉल फेंकी 3 सेकंड में वो ऊपर गई है, तो 3 सेकंड तो उसको ऊपर ही गई है। अब इन्होंने बोला कि 4 सेकंड के बाद बताओ, तो 3 सेकंड में तो ये ऊपर गई, 1 सेकंड कहाँ पे लगा हुआ, इसको नीचे आने में लगा हुआ। तो टाइम का क्या रहा है यहाँ पे 1 सेकंड रहा होगा। ठीक है, टाइम क्या रहा होगा यहाँ पे, तो फिर 3 सेकंड में इसकी मैक्सिमम हाइट पे ये जा चुका होगा। उसके बाद 1 सेकंड इसको नीचे आने में लगा है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या रही होगी, 0 रही होगी, क्योंकि ये क्या होगा कि हमने यहाँ से इसको फेंका, एक टाइम के बाद यहाँ पे रेस्ट पे आया और इसके बाद ये नीचे आया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी ut, और यहाँ पे हाफ GT स्केयर। तो अब ऊपर से नीचे आएगी, 3 सेकंड तो देखो इसको जाने में लगे ना, और फिर ये ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो मीन्स क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका माइनस साइन लिया जाएगा। तो ये 0 हो गई टाइम, ये तो वाली पूरी वैल्यू 0 ही हो गई। उसके बाद हाफ एक्सीलरेशन ड्यू टू -g आएगी, और t का स्केयर तो 1 का स्केयर ही रहेगा। तो हमारे पास क्या हो गया -5 मीटर हो गया। अब -5 है डिस्टेंस, देखो माइनस में नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे ये माइनस में क्यों आया है, क्योंकि हमें पता चला कि ऊपर से हम नीचे की साइड आ रहे हैं ना, तो इसलिए आप इसको मान सकते हो कि ये वाला जो साइन है आपका माइनस में आया है। ठीक है, वैसे जो डिस्टेंस हमारा यहाँ से क्या आ गया 5 मीटर आ गया। अब जो टोटल डिस्टेंस हमने निकाला था तो वो कितना आया था 45 मीटर आया था, और ये कितना आया है 5 मीटर आया है। तो अगर ग्राउंड से हम इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे तो 45 में से 5 गया तो कितना बचा 40 मीटर बचा। तो 40 मीटर हमारा हो जाएगा, तो 40 मीटर यही है, इसी वाले ऑप्शन में हमारा आंसर है। तो ऐसे करके आपने इसको करना था। अगर ये वाला क्वेश्चन भी खुद से निकाल के देखा और आपसे हो गया ना तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चन 21, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बियॉन्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन एन लिक्विड एक्ट। तो अगर आपने थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं बियॉन्ड से फोर्स क्या होता, तो कैसे बताओगे आप। तो बताना है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड में होगा, कोई भी बियॉन्ड फोर्स नहीं होगा, चाहे तो नन ऑफ दीज होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड है, और ऊपर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डालते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम डालते हैं तो हम, जब आपने देखा होगा ना, जैसे हम कोई भी वुडन क्लोक, वुडन वो ले लें, बॉक्स ले लें, या तो कोई भी बोतल अगर लेते हैं हम पानी में डालते हैं, तो एकदम से जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे तो वो वापस ऊपर आ जाती है ना। तो बियॉन्ड फोर्स क्या बोलते हैं कि पानी है ना, उसने कितना फोर्स उसके ऊपर लगाया है ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नीचे की साइड डाला तो बियॉन्ड फोर्स उसके अपोजिट लगता है, तो वो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो बियॉन्ड फोर्स क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 20, वाही डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया ना कि ब्लॉक ले लो या तो प्लास्टिक की बोतल ले लो, कि जब जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे ना तो वो सरफेस पे आ जाएगी, हम चाहे कितना नीचे लेके चले जाएं, लेकिन देखो पानी भर के देखोगे तो वो डूब जाएगी, अगर पानी नहीं भर के देखोगे उसके पहले देखोगे तो वो वापस से अपनी सरफेस पे है वो आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाइयर, जो वाटर की डेंसिटी हाइयर होती है, डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज हाइयर, इफेक्ट होता ही नहीं डेंसिटी का, या तो नैनो फ्रीज। तो देखो दो चीजें होती है हमारे पास, एक तो होता है सिंक, एक होता है फ्लोट। जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो कम होती है वो फ्लोट करेगा, रिगार्डिंग हम किस लिक्विड में देख रहे हैं। अगर मान लिया हमने वाटर लेना है लिक्विड, तो अगर हमने वाटर लिक्विड लिया तो जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम होएगी वो फ्लोट करेगा, और जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होएगी वो सिंक कर जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो अब इन्होंने बोला कि जो प्लास्टिक की बोतल है ना वो ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है मीन्स क्या, वो फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है तो डेंसिटी किसकी ज्यादा रही होगी, वाटर की ज्यादा रही होगी, तभी वो नीचे है बोतल ऊपर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज हायर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 21, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज दिस।
इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस विल दिस सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। तो आपने बताना है कि जो सब्सटेंस है वो फ्लोट होएगा या सिंक होएगा। तो पहले खुद से करके देखना है, मैं ऐसे नहीं बोल रही, आपको लग रहा होगा ना कितनी बार बोलती हूँ मैं। तो देखो वॉल्यूम हमें ये दीवा गिवन है, ये वाला गिवन है, तो पहले हम डेंसिटी निकालेंगे, जो भी हमारे पास सब्सटेंस है ना उसकी डेंसिटी निकालेंगे। अगर वो डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो सिंक करेगा, अगर वो वाटर की डेंसिटी से कम आई तो जो ऑब्जेक्ट हमारा फ्लोट करेगा। तो डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास बाई वॉल्यूम। तो मास आपको गिवन है कितना, 50, और वॉल्यूम आपको गिवन है कितना, 20। तो यहाँ से हमारे पास क्या आई, 5/2, और ये हो जाएगा 2.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। और यहाँ पे वाटर की डेंसिटी दी गई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा हुई, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा हुई। अब वाटर से यही चीज हमने पहले बताई थी कि जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा हो गई ना तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा। अगर डेंसिटी वाटर से कम आती तो वो फ्लोट करता। तो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, सिंक करेगा। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आपने कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपसे हो पाए। द वॉल्यूम ऑफ ए 50 ग्राम सील्ड पैकेट अंडर इज दिस। वॉल्यूम आपको ये गिवन है, मास आपको ये गिवन है, तो हमने बताना है कि जो पैकेट है ना वो फ्लोट होएगा या सिंक करेगा इस डेंसिटी ऑफ वाटर इज, जैसा पहले है ना वैसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया है। व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट, बस ये वाली चीज ऐड हो गई है, कितना मास उसने डिस्प्लेस किया होगा। तो देखो मास, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने सुना ना, तो वो क्या बोलेगा कि जितना मास कितना डिस्प्लेस करेगा वो, जितना, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि जितना हमारा ऑब्जेक्ट का मास होगा ना उसके अकॉर्डिंग ही उतना ही मास वो क्या करेगा, लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में डालेंगे तो जितना मास हमारा ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना ही मास वो लिक्विड का क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो निकाल लेते हैं सिंपल, देखो पहले हम डेंसिटी निकालेंगे ये देखने के लिए कि ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो मास कितना है 500, ये कितना वॉल्यूम 350। तो यहाँ से डेंसिटी आएगी आपकी 1.42। तो 1.42 डेंसिटी आई है हमारे पास। तो और इसकी डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम है। तो डेंसिटी तो देखो ज्यादा आई है, ज्यादा आई है तो इसका मीन्स क्या है कि वो फ्लोट तो नहीं करेगा, वो करेगा सिंक। अब मास हमने देखना है तो मास हम निकाल देंगे। तो देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। और डेंसिटी हमारे पास, मास हमने निकालना है तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी वाटर की कितनी गिवन है, 1 गिवन है, और वॉल्यूम कितना गिवन है, 350 गिवन है। तो ये हो जाएगा 350 ग्राम, क्योंकि जितना मास ऑब्जेक्ट का होगा ना उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा। वॉल्यूम की हमें वैल्यू गिवन है तो मास की हम निकाल सकते हैं। तो 350 ग्राम ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 22 क्वेश्चन। आपने बताना है आपके मार्क्स कितने बने आउट ऑफ 22। कोई भी बच्चा अगर होनेस्टली पढ़ रहा है ना ये वाली सीरीज को, तो कोई भी कोचिंग की आपको नीड नहीं है। और अगर आपने पढ़ना ही नहीं है तो फिर आप कोचिंग भी ले सकते हो, तो भी कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।